क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे, आप लोगों को पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हम लोगों से जुड़िए। यहाँ पर आपके लिए एक सुविधा और प्रारंभ की गई है कि जो बच्चे यहाँ BSc एकेडमी में एडमिशन ले रहे हैं उनको कंपटीशन की फ्री क्लासेस दी जाएंगी। इसके लिए आप कुलदीप सर से संपर्क कर सकते हैं, किसी स्टाफ से भी संपर्क कर सकते हैं, या सीधे मुझे व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का जो है BSc का वो सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके पेपरों की। तो हमारे BSc राजस्थान यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर में 3 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड और पेपर थर्ड। ये पूरे तीनों पेपर जो हैं प्रत्येक 40 मार्क्स का होगा। आपको इसमें प्रत्येक पेपर के लिए 40, 40 और 40 मार्क्स मिलेंगे। इसके अलावा इसी के साथ में सेकेंड ईयर में आपका प्रैक्टिकल जो है मैथ का वो जोड़ा गया है 30 मार्क्स का। वो आपके लास्ट पेपर, पेपर थर्ड में से न्यूमेरिकल एनालिसिस में से जोड़ा गया है। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में से जोड़ा गया है जो कि +30, यानी ये थर्ड पेपर आपको 40 + 30 यानी कि टोटल 70 मार्क्स दिलवाएगा। और इसमें से आपकी डिफरेंशिएशन और सेंट्रल डिफरेंशिएशन इन 2 यूनिट्स को शामिल किया गया है प्रैक्टिकल में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड में कौन कौन सी बुक्स हैं, उनके अंतर्गत हमको कौन कौन सी यूनिट्स पढ़नी है और कितना टॉपिक हमको उसमें पढ़कर अच्छे से अच्छे मार्किंग ऑब्जर्व करने हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। फर्स्ट पेपर आपका रियल एनालिसिस है, वास्तविक विश्लेषण, जो कि एक थ्योरेटिकल पेपर है आपका, जिसमें आपके थ्योरम्स प्लस एग्जाम्पल्स प्लस आपके न्यूमेरिकल्स इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अंतर्गत हमें 5 यूनिट शामिल की गई है। इसमें से हमारी यूनिट फर्स्ट है द रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम वास्तविक संख्या निकाय है। वास्तविक संख्या निकाय के अंतर्गत आपको टोटली रियल एनालिसिस से रिलेटेड जितनी भी हमारी थ्योरम है उनको शामिल किया जाएगा। सेकेंड यूनिट है हमारी रियल सीक्वेंस, वास्तविक अनुक्रम। इसके अंतर्गत आपके अनुक्रम सीरीज से रिलेटेड, श्रेणी से रिलेटेड जितने भी थ्योरम्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको शामिल किया जाएगा, हम उनका डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा थर्ड यूनिट जो आप सीनियर क्लास में, जूनियर क्लास में आराम से पढ़कर आए हो और ये आपको अच्छे से आती भी है, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड कन्वर्जेंस, यानी कि आपकी सीमा, सांतत्यता और अवकलनीयता। ये हम सीनियर क्लास में पढ़े हुए हैं, जूनियर क्लास में पढ़े हुए हैं, ये वापस शामिल किया गया है, लेकिन वहाँ हमारा सिलेबस थोड़ा छोटा था, यहाँ इसको थोड़ा सा डिस्क्रिप्ट कर दिया गया है, बड़ा कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी फोर्थ यूनिट है रीमान थ्योरम। ये अकेली यूनिट है, अकेली एक्सरसाइज है और आपको सेक्शन A, B, C तीनों में ही आपको ऑब्जर्व मार्क्स दिलाएगा। इसके अलावा हम यूनिट 5 की बात करें तो सीरीज ऑफ लिमिट्स, सीमा की श्रेणी को जो है 5 यूनिट में शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर सेकंड की। ये भी आपका 40 मार्क्स का है, लेकिन इसमें से आपके कोई प्रैक्टिकल जो है वो शामिल नहीं किया गया है। इसमें आपकी 2 बुक्स हैं, एक तो है डिफरेंशिएशन इक्वेशन, अवकल समीकरण, और दूसरी है पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, आंशिक अवकल समीकरण, जिसमें से आपकी 4 यूनिट्स जो हैं वो अकेली डिफरेंशिएशन इक्वेशन में से है और जो लास्ट यूनिट है वो आपकी पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन में से, यानी कि आंशिक अवकलन समीकरण में से शामिल की गई है। इसकी यूनिट्स की अगर हम बात करें तो हमारी यूनिट फर्स्ट जो है वो डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कि प्रथम कोटि हम प्रथम घात के अवकल समीकरण है, जिसके अंतर्गत हम जो है हमारे प्रथम कोटि ऑर्डर यानी कि फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर वाले जितने भी डिफरेंशिएशन होंगे उन पर डिस्कशन करेंगे। दूसरी सेकंड यूनिट की अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड हायर डिग्री, यानी आपकी डिग्री तो फर्स्ट ही है लेकिन उसकी कोटि जो है, आपकी डिग्री जो है वो उसमें चेंज हो जाएगी। थर्ड यूनिट की बात करें तो इसमें टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि आपके फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर वाले और हायर ऑर्डर वाले दोनों को ही शामिल किया जाएगा। फोर्थ यूनिट की बात करें तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, यानी आपके द्वितीय घात वाले, यानी पावर्स चेंज हो जाएगी और उन वाले क्वेश्चनों को, एग्जाम्पलों को जो है इसमें शामिल किया जाएगा। आपकी लास्ट यूनिट जो है वो आपकी दूसरी बुक पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन में से शामिल की गई है, जिसमें से पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर, यानी कि आपकी 4 एक्सरसाइज और चारों को ही केवल एक यूनिट में शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम पेपर थर्ड की बात करें तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपका प्रैक्टिकल जो है वो शुरुआत की 2 यूनिट डिफरेंशिएशन यानी कि अंतर्वेशन, और जो आपकी सेकंड यूनिट है सेंट्रल डिफरेंशिएशन यानी कि केंद्रीय अंतर्वेशन।
इन दोनों में शामिल किया गया। प्रैक्टिकल में आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक डिफरेंशिएशन से और एक सेंट्रल डिफरेंशिएशन से, जिसमें से प्रत्येक आपका 10-10 मार्क्स का होगा। इसके अलावा 5 मार्क्स का आपका वाइवा और 5 मार्क्स का आपका रिपोर्ट, यानी टोटल 30 मार्क्स इसमें प्रैक्टिकल में आपके शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा हम पेपर की बात करें तो पेपर में डिफरेंशिएशन, सेंट्रल डिफरेंशिएशन और इसके अलावा थर्ड यूनिट की बात करें तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिकल यानी बीजगणितीय संख्यात्मक हल, ये हमारे इसमें शामिल किया गया है। फोर्थ यूनिट की बात करें तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी में मतलब हमारे जो हम अक्कल में पढ़ चुके हैं उन्हीं का इन्हीं में इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, इस पर आधारित होगा। लास्ट यूनिट है हमारी वेक्टर, जिसमें हमारी 4 एक्सरसाइज है और चारों को केवल एक ही यूनिट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसमें से एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, हम सीधा सा जो हमारे पास में हम सीनियर क्लास से रिलेटेड हैं और हमारा थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसको हम अपन थोड़ा सा समझेंगे ये क्या है। तो आप चाहो तो इसको नोट कीजिए। सभी ने नोट किया? चलिए, हम इसमें से एक छोटा सा टॉपिक ले रहे हैं, हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है सेकंड पेपर में से, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये आपकी अकेली यूनिट है और आपकी अकेली यूनिट जो है आपको केवल 2 एक्सरसाइजों को इसमें शामिल किया गया है, आपके फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री एंड दियर एग्जांपल्स, इन पर आधारित आपके उदाहरण। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि भाई सबसे पहले कि भाई आप जिस चीज को पढ़ रहे हो, आप जिस चीज को पढ़ना चाह रहे हो वो आखिर में है क्या, हमको क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करें एक एक अक्षर की, एक एक शब्द की। यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंशिएशन इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। तो अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई आप मुझे बताइए कि सबसे पहले अवकल समीकरण जो है वो किसे कहेंगे, किन्हें कहें अवकल समीकरण, तो हम सीनियर क्लास में एक छोटा सा रिलेटेड हम ये वर्ड आराम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, dy बाई dx, जिसमें आप कहते हो कि हमने यहाँ y का डिफरेंशिएशन, y का अवकलन किया है x की रेस्पेक्ट में, x के सापेक्ष। लेकिन अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जूनियर क्लास का यहाँ अगर करता हूँ तो आप में से क्या कोई मुझे बता सकता है कि इनमें से आपके फ्रीडम वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि स्वतंत्र चर और आश्रित चर कौन से हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्र चर और आश्रित चर की, कि किसे हम स्वतंत्र चर कहेंगे और किसे हम आश्रित चर यानी कि फ्री वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो y दिया गया है ये इस पर आधारित है, आधारित यानी इस पर जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे आश्रित चर। और जिसकी रेस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है, जिसके सापेक्ष आप इसका अवकलन कर रहे हो, उसे बोलेंगे हम स्वतंत्र चर। क्या ये बात आपकी समझ में आई? तो अब हम बात कर रहे थे कि अवकल समीकरण क्या है, तो हम ये कहेंगे कि आश्रित चर और स्वतंत्र चर से रिलेटेड हमारी जितनी भी इक्वेशंस बनती हैं वेरिएबल में, हम उन सभी को मिलाकर बोलते हैं अवकल समीकरण। अब हम दूसरी बात करते हैं हमारी कि ये फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में भी हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑर्डर क्या चीज है। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो भाई मैं कह रहा हूँ कि अवकल समीकरण है प्रथम कोटि, कि भाई कोटि क्या चीज है। तो कोटि की अगर बात करें तो हम ये बात करते हैं कि कोटि में सबसे पहले तो कि आपने कई बार इनसे बहुत सारे डिफरेंशिएशन देखे होंगे, dy बाई dx, d2 बाई अपॉन dx2, d3 बाई अपॉन dx3, डॉट 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 dn बाई अपॉन dx की पावर n। क्या आपने सभी इन चीजों को बार बार नोटिस किया है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो इनका क्रम चल रहा है, जो इनकी सीरीज चल रही है, जो इनका क्रम चेंज हो रहा है,
जैसे मैं इसे कहूँ कि इसका क्रम की बात करूँ, इसके ऑर्डर की बात करूँ तो ये 1 क्रम का है, इसके की क्रम की बात करूँ तो ये 2nd क्रम का है, इसके क्रम की बात करूँ तो ये 3rd क्रम का है, और इसी तरीके से आगे बढ़ता जाऊँ तो ये n क्रम का है। तो अगर हम बात करें कि ऑर्डर यानी कि कोटि क्या चीज है, कि जो डिफरेंशिएशन, जो हमारा अवकल समीकरण जितने क्रम का अवकलज है वो उसकी कोटि कहलाएगी। तो अब इसने बोला फर्स्ट ऑर्डर यानी कि प्रथम कोटि, यानी इस एक्सरसाइज के अंतर्गत हमको जितने भी सवाल दिए जाएंगे वो हमारे पास में सारे के सारे किसके होंगे, फर्स्ट ऑर्डर यानी dy बाई dx में ही होंगे, आगे आने वाले किसी भी क्रम में शामिल नहीं होंगे। अब हम आगे चलते हैं और इसकी बात करते हैं फर्स्ट डिग्री की। तो हमारे पास में भाई डिग्री क्या चीज है, तो सबसे पहले हम डिग्री की बात करें तो भाई इसको बोलते हैं प्रथम कोटि एवं प्रथम घात। तो प्रथम घात का मतलब है पावर, पावर का मतलब है कि भाई पावर तो आप कहोगे कि सर इसमें किसी में भी हम इसमें पावर लगा दे तो वो उसकी पावर हो जाएगी, लेकिन इसमें इस एक्सरसाइज के अंतर्गत अगर हम डिग्री की बात कर रहे हैं तो जो सबसे बड़ा हमारा डिफरेंशिएशन होगा, जितने क्रम का हमारा अवकलज होगा सबसे बड़ा, वही उसकी डिग्री होगी। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर dy बाई dx है और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 1, तो ये इसकी dy बाई dx की डिग्री है, इसकी घात है। अगर मैं कहूँ d2 बाई अपॉन dx2 और इसके ऊपर पावर लगी हुई है 2, तो ये 2 इसकी घात है, यानी हमारे जितने क्रम का उच्च अवकलज होगा उसकी जितनी भी घात है वो हमारे सवाल में, जो भी प्रश्न में हमको दिया गया है, उसकी पावर होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, छोटे से। जैसे अगर हमें सपोज कीजिए कोई एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर d2 बाई अपॉन dx2 की पावर 2 प्लस dy बाई dx की पावर 3 प्लस y इजगल टू 5, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमसे इसमें पूछ रहा है कि आप इसका ऑर्डर, इसकी कोटि और इसकी डिग्री, इसकी घात को ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले तो ये ध्यान करना है कि मैंने आपको बताया कि अगर हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इसमें हमको सबसे उच्चतम क्रम का अवकलज देखना है। तो सबसे उच्चतम क्रम के अवकलज की बात करें तो यहाँ सबसे उच्चतम क्रम का अवकलज जो है वो है हमारा d2 बाई अपॉन dx2, और इसका मतलब इसकी कोटि जो है वो कितनी हो गई, 2। और अब अगर हम बात करें कि डिग्री, तो इसमें उच्चतम क्रम का जो अवकलज है वो हाईएस्ट जो है ऑर्डर्ड वाला वो हमारा d2 बाई अपॉन dx2 है, इसके ऊपर कितनी घात है, तो इसके ऊपर हमारी पावर है 2। यहाँ पर कई बच्चे जो हैं वो गलती कर जाते हैं कि सर इसकी पावर तो 2 है लेकिन ज्यादा वाली इसकी है, लेकिन ये हमको इसमें शामिल नहीं करना है क्योंकि इसका उच्चतम क्रम का अवकलज जो है वो d2 बाई अपॉन dx2 है, ना कि dy बाई dx। ठीक है, ये टॉपिक आपके समझ में आता है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें और हम बात करते हैं ODE की। मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बोली ODE, कई बार हमारे एग्जाम में 1 मार्क्स का इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जॉइंटली पूछा जाता है। ODE का मतलब है यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन, जिसको हम बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं ODE की कि साधारण अवकल समीकरण हमारा क्या होता है। साधारण अवकल समीकरण की अगर हम बात करें तो एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा समीकरण, एक ऐसा सवाल जिसमें से अगर हम सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू यानी कि अचर गुणांकों को हटा दें, जैसे भी हमें जैसा भी रूल लगाना चाहें, चाहे हमको इंटीग्रेशन करना पड़े, चाहे हमको डिफरेंशिएशन करना पड़े, या मैथमेटिकल अलजेब्रिकल जो भी हमको सिचुएशन लग रही हो उसको लगाकर हम अगर सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू को अगर उसमें से हटा देते हैं तो उसको हम बोलते हैं हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन यानी कि साधारण अवकल समीकरण। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है x इक्वल टू a cos nt प्लस एल्फा। अब हम सबसे पहले बात कर रहे थे कि हमको इस वाली इक्वेशन को, जो मैं समीकरण 1 दे रहा हूँ, इस
समीकरण एक को ODE ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन साधारण अवकल समीकरण में इसको परिवर्तित करना है। तो जिस भी सवाल में अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको क्या साधारण अवकल समीकरण चेंज करना है, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आनी चाहिए कि मुझे इसमें से कांस्टेंट वैल्यूओं को गायब करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इसमें कांस्टेंट वैल्यू है कितनी हमारी। मुझे यहाँ पर दो कांस्टेंट वैल्यू दिखाई दे रही है, एक तो A और एक एल्फा। अब सबसे मेन बात, मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ आपके दिमाग में आइडियाज लगाने के लिए, ताकि आपको बिल्कुल दिमाग से क्लियर हो जाए कि भाई मुझे कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है, कितनी बार इंटीग्रेशन करना है। क्योंकि कई बार हमारे पास में सवाल होता है, हम उसका डिफरेंशिएशन भी करते रहते हैं और करते जाते हैं एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, लेकिन हमें ये पता नहीं चलता कि हमको कितने सवाल का डिफरेंशिएशन कितनी बार करने पर हमारा कांस्टेंट वैल्यू उसमें से गायब हो जाएगा। तो इसके लिए बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जितने भी कांस्टेंट आपके सवाल में उपस्थित हैं, आपको उतनी ही बार डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको दो कांस्टेंट वैल्यू इसमें दिखाई दे रही है, A और एल्फा। तो अगर हम शॉर्टली दिमाग में अगर लगाएं, थोड़ा सा ट्रिक लगाएं, तो इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन फर्स्ट का कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा, कितनी बार डिफरेंशिएशन, दो बार करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हैं रेस्पेक्ट टू t के सापेक्ष x का, अब समीकरण एक का डिफरेंशिएशन करने का, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t की रेस्पेक्ट में t के सापेक्ष समीकरण एक का अवकलन करने पर। तो सबसे पहले यदि मैं x का t की रेस्पेक्ट में अवकलन करता हूँ तो ये होता है dx अपॉन dt। यहाँ पर a हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, अचर वैल्यू है, तो इसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे और इसको यूं का त्यों जैसा है वैसा का वैसा ही छोड़ देंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं cos nt प्लस एल्फा की। तो मैं ये जानता हूँ कि cos x का यदि मैं डिफरेंशिएशन करूँ x की रेस्पेक्ट में, तो वो हमारा होता है माइनस के साइन x। तो इसका मतलब अगर cos का मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू होगी माइनस के साइन nt प्लस एल्फा। इसके बाद में मैं इसमें जो थीटा मुझे दिया हुआ है nt प्लस एल्फा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। तो यहाँ अगर मैं nt का t की रेस्पेक्ट में करता हूँ तो t की वैल्यू तो होती है 1, तो हमारा कौन बचेगा यहाँ पर n, और एल्फा का करता हूँ डिफरेंशिएशन तो वो हो जाएगा 0। इसको एक साइड जमा कर लिख देते हैं, ये होता है हमारा an माइनस के साइन nt प्लस एल्फा, और इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को अगर गौर करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी मेरे पास में कांस्टेंट वैल्यू उपस्थित है, यानी कि ये अभी कांस्टेंट वैल्यू इसमें से गायब नहीं हुई है। तो आपको डिफरेंशिएशन तब तक करना है जब तक कि आपकी कांस्टेंट वैल्यू यानी कि जो अचर गुणांक है वो इसमें से गायब ना हो जाए या विलुप्त ना हो जाए, या इनका एलिमिनेशन ना हो जाए। तो इसके लिए मैं इसका अगेन एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू t की रेस्पेक्ट में इसका इक्वेशन सेकंड का एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो इसका अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएशन करूँ तो dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये माइनस an, ये यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है, तो जैसी है वैसी की वैसी इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो माइनस के an। इसके बाद अगर मैं बात करूँ साइन की, तो मैं जानता हूँ कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा की रेस्पेक्ट में कितना होता है भाई, cos थीटा। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो ये होगा cos nt प्लस एल्फा, और इसके बाद में थीटा का और करना है तो nt का किया तो एक n और आ जाएगा, और एल्फा का करूँगा तो 0। तो यहाँ पर मेरे पास में एक n और आ जाएगा। इसको अगर मैं जमा कर लिखता हूँ तो dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस के an स्क्वायर cos nt प्लस एल्फा मेरे पास में इक्वेशन थर्ड आती है। अब यदि आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट को और आपकी इक्वेशन थर्ड को आप एक बार गौर कीजिए, एक बार इसको देखिए, तो आपके पास में देखोगे कि यहाँ आपको a
cos nt प्लस एल्फा आपकी इक्वेशन फर्स्ट में आपको दिख रहा है। यानी अगर मैं इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन फर्स्ट से a cos nt प्लस एल्फा की जगह कितना लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। तो क्या मैं यहाँ पर dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस के ax यहाँ पर पुट कर सकता हूँ इसकी जगह, सॉरी n स्क्वायर x, n स्क्वायर है a cos nt प्लस एल्फा का मान है x, तो मैंने इसकी जगह पुट कर दिया माइनस के n स्क्वायर x। और इसको यदि मैं एक साइड ले आऊँ, एक तरफ ले आऊँ, तो ये dx अपॉन dt प्लस n स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इस इक्वेशन 4 को, समीकरण 4 को गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमारी एक भी कांस्टेंट वैल्यू a और एल्फा में से नजर नहीं आ रही है। तो इस वाले इक्वेशन 4 को, इस समीकरण 4 को हम बोलेंगे ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद में हम इसी टॉपिक में एक टॉपिक और लेते हैं, हमारा छोटा सा सेपरेबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, यानी कि पृथक चरों के द्वारा सवालों को हल करना। पृथक चरों में हमको जो प्रश्न दिए गए होते हैं, पृथक चरों के लिए पृथक चरण की अगर हम बात करें, पृथक चरणों में हल, सेपरेबल डिफरेंशिएशन इक्वेशन, सवालों को अलग अलग करना। इस प्रकार के प्रश्नों में हमारे पास में जो प्रश्न दिया जाएगा उसमें हमको x और y के मान सेपरेट करके इन सवालों को हल करना पड़ेगा। सपोज कीजिए जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy और 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। इस इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम गौर से देखें तो आप देख सकते हो कि यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू जो है वो dy के साथ यानी y की रेस्पेक्ट में है, जबकि y की जो वैल्यू है वो x की रेस्पेक्ट में। यानी अगर हमको इसमें इस मान से अगर ODE ज्ञात करना है, साधारण अवकल समीकरण ज्ञात करना है, तो इस मान का इंटीग्रेशन हम ज्ञात नहीं कर सकते, समाकलन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो x की है, रेस्पेक्ट में दिया हुआ है y, यानी x की रेस्पेक्ट में y का इंटीग्रेशन समाकलन आप नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इनको जो है सेपरेट पोर्शन में लेकर आएंगे, यानी x की रेस्पेक्ट में x की वैल्यू और y की रेस्पेक्ट में y की वैल्यू। तो अगर हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ से ट्रांसपोजिंग कर दें, पक्षांतरण कर दें, तो ये यहाँ पर ये गुणा में है, अगर कुछ सामने जाएगा तो किसमें चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो इसको मैं dy इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इस 1 प्लस वाई स्क्वायर को यदि इधर लेकर आता हूँ, ट्रांसपोजिंग करता हूँ, तो ये हो जाता है हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास में y की जो वैल्यू है वो y की रेस्पेक्ट में है, और x की जो वैल्यू है वो x की रेस्पेक्ट में है। अब इन दोनों से वैल्यूज ज्ञात करने के लिए, यानी कि मुझे कांस्टेंट वैल्यू यानी कि मानों को ज्ञात करने के लिए, साधारण अवकल समीकरण बनाने के लिए, सॉल्यूशन प्रथम कोटि के चर बनाने के लिए मुझे इनका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो यदि मैं इनका इंटीग्रेशन करता हूँ, समाकलन करता हूँ 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का, तो y की रेस्पेक्ट में, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का x की रेस्पेक्ट में, तो मैं ये जानता हूँ कि आपके पास में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx की रेस्पेक्ट में tan इनवर्स x इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, क्योंकि 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy की रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर x की जगह पर हम काम में लेंगे y को, तो इस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, tan इनवर्स y। और यदि मैं इस वाली वैल्यूज का इंटीग्रेशन करता हूँ, समाकलन करता हूँ, तो ये हो जाता है हमारा tan इनवर्स x। लेकिन हम ये जानते हैं कि आपके पास में ये जो इंटीग्रेशन दिए गए हैं, ये जो समाकलन दिए गए हैं, ये अनिश्चित समाकलन है, यानी इनमें लिमिट्स आपको नहीं दी
दी गई है, सीमा आपको नहीं दी गई है। और जब आपके पास समाकलन में लिमिट्स नहीं दी गई हो, निश्चित समाकलन नहीं दिया गया हो, तो आपको एक अचर गुणांक, एक कोएफिशिएंट लगाना अनिवार्य होता है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं सी से। अब इसमें सी को हम आराम से लगा सकते हैं, लेकिन अब हमारी बाकी की वैल्यूज को हम देखें तो वो tan इनवर्स में चल रही है और अचर गुणांक हमारा कोई भी हो सकता है। तो इसमें मैं इस c के साथ में एक अचर गुणांक इसको बना लेता हूँ tan इनवर्स c। अब इस tan इनवर्स x को यदि मैं एक साइड लेकर आऊँ तो यहाँ पर ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम tan इनवर्स y माइनस के tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। अच्छा, अब सीनियर क्लास में मुझे एक छोटी सी बात याद आई है कि अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको अपने बचपन में छोटी सी एक बात याद आएगी कि tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, यानी कि ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि मुझे दोनों तरफ से इस tan इनवर्स को जो है एलिमिनेट करना है, गायब करना है, हटाना है। तो इसके लिए मुझे इसमें लगाना पड़ेगा tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला। तो tan इनवर्स a माइनस b के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो क्या आप में से कोई बता सकता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या है? तो हम छोटा सा बचपन में याद जाए, जूनियर क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है हमारे पास में tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a। ये हमारा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला है। इसको यदि हम इस पर अप्लाई करें तो हमारी a की जगह पर यहाँ पर y है और b की जगह पर यहाँ पर हमारे पास में x है। तो इसको यदि मैं अप्लाई करूँ तो ये tan इनवर्स y माइनस x अपॉन 1 प्लस yx या xy बनता है और सामने है हमारे tan इनवर्स c। और इसमें से अगर मैं tan इनवर्स और tan इनवर्स का एलिमिनेशन कर दूं, लेकिन हाँ आपको यहाँ गौर करने वाली एक बात है, आप tan इनवर्स से tan इनवर्स को यहाँ काट मत देना, नहीं तो आपके एग्जामिनर जो है यहाँ पर मार्क्स काट सकते हैं, आपके नंबर काट सकते हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत कभी भी बिना थीटा वाले फलनों का, जिनमें थीटा अलग अलग है, उनको आप काट नहीं सकते। तो इनका एलिमिनेट किया जाता है, क्योंकि 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटे होने वाले जितने भी कोण हैं उनमें से हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का एलिमिनेशन कर सकते हैं। तो इसमें से tan इनवर्स और इस tan इनवर्स का मैं इसमें कर रहा हूँ एलिमिनेशन। तो इसका मैं अगर एलिमिनेशन दोनों तरफ करूँ तो मेरे पास में वैल्यू बचती है y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस yx और इक्वल टू c। y माइनस एक्स को यहीं रखता हूँ, 1 प्लस yx को मैं लेकर जा रहा हूँ सामने। तो y माइनस एक्स इक्वल टू c 1 प्लस yx आपका प्रथम कोटि का और प्रथम डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनना है। तो ये था यानी हमारी छोटी सी बात। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है आप शेयर कीजिए, आप हमसे जुड़िए, आप इनक्रेडिबल आश्रम से जुड़िए, कबीर सर से जुड़िए, हम लोगों से जुड़ोगे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके अच्छे मार्क्स में आएंगे। थैंक यू।